आइए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रदीप गुप्ता के पास। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर हैं। उन्होंने ही इस चुनाव में थोड़ा रोमांच लाए जब उन्होंने ये आंकड़े दिए, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि जो हवा है वो एक तरफी बह रही है। आपने जब बोला कि ये मुकाबला तो काफी निकट है और काफी नजदीक हो सकता है, तब से थोड़ी सी चर्चा इस बात पे आई कि क्या वाकई में गठबंधन भी जीत सकता है या क्लोज फाइट रहने वाली है। आपने बिहार का दौरा खुद किया, आप अलग अलग शहरों में, गांवों में गए, सर्वेक्षण आपने फील्ड पर किए। आपने क्या ऐसा पाया प्रदीप गुप्ता जमीन पर जो बाकी पोलस्टर्स नहीं पकड़ पाए? आपको क्यों लग रहा है कि मुकाबला इतना क्लोज है? राहुल, इसकी दो तीन वजह है जो हमारे पोल में आई है। देखिए, कोई भी चुनाव हो और उसके परिणाम का जब हम आकलन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि वर्तमान सरकार का परफॉर्मेंस या प्रदर्शन कैसा रहा। वो एक बात है। उस मामले में हम उसको एंटी इनकम्बेंसी और अदरवाइज प्रो इनकम्बेंसी के नजरिए से हमेशा आंकते हैं। तो इस केस के अंदर ये पाया गया कि नीतीश कुमार के फेवर में अच्छी खासी प्रो इनकम्बेंसी है उनकी इमेज को लेके, और उनकी एक जो सुशासन बाबू की जो इमेज है, खासकर उस सुशासन का जनता का जो इम्पैक्ट होता है वो डिलीवरी से होता है कि उनको क्या मिला। तो उस हिसाब से वो इमेज उनकी बरकरार है। खासकर 30 साल की आयु वर्ग के ऊपर और महिलाओं में तो जबरदस्त उनकी जो पकड़ है आज भी बरकरार है, मौजूद है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है, जो मैं कहता हूँ 18 से 29 साल के, वो करीब 24% का उनका समावेश है। टोटल जो 100 वोट पड़े हैं या पड़ते हैं इलेक्टर्स में, मतदाताओं में 24 जो आते हैं वो 18 से 29 साल के उम्र में आते हैं। वहां पर जरूर ये पाया गया कि लोग वो कह रहे हैं कि यार अब 20 साल हो गया, अब तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन हो, कुछ तो नयापन आए। उनमें से बहुत सारे लोग ये भी देखते थे कि बीजेपी की सरकार जो है पूरी की पूरी हिंदी पट्टी में ही नहीं, केवल उड़ीसा जैसे राज्य, असम जैसे राज्य, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी और कर्नाटक में भी चुनाव बीजेपी की सरकारें रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बिहार में क्यों नहीं? तो उसके चलते जो एक थोड़ा सा फटीक फैक्टर आप जिसको कहते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ 24%, बाकी जो 76% बचे वहां पर प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं, और इन 24% के तरफ आप सतीश के सिंह आपसे सवाल पूछेंगे। सतीश। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आपने तो नीतीश जी के लिए तो आपको लगा कि प्रो इनकम्बेंसी है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखी क्या? नहीं, मैं वहीं आ रहा था, बस मैं वहीं आ रहा था कि जो प्रो इनकम्बेंसी है वो हमने जब पूछा तो जहां तक महिलाएं और डिलीवरी की बात होती है तो वो प्रो इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश मोदी। अब ये फर्क पड़ा है पिछले 20 सालों में इस चुनाव में, खासकर कि लोग नीतीश कुमार के फेवर में नहीं, नीतीश मोदी के फेवर में ये वोट कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी एनडीए का बहुत बड़ा वर्ग है, वो चाहता है कि बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर बने। तो वो नीतीश मोदी साथ में बोल रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अगेंस्ट तो कम से कम कहीं पर नजर नहीं आई। जो थोड़ी बहुत युवा वर्ग में नजर आई वो केवल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, उम्र और एक फटीक फैक्टर होता है कि 20 साल एक बहुत बड़ा आज के जमाने में कार्यकाल होता है, जिसको कुछ तो नयापन आए, भले बीजेपी की। एक सवाल और है, आपने लोकसभा में बहुत चर्चित सा एक सर्वे किया था, उस सर्वे से उसके जो नतीजे थे वो बड़े विवादास्पद रहे, आपको पश्चाताप भी हुआ। इस बार आपने क्या तब्दीली की है जिससे हम माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही होगा? देखिए, लोकसभा की भी जहां तक बात करें, लोकसभा में इलेक्शन में, चुनाव में भी बिहार भी उसी में शामिल होता है। तो बिहार में हमने 30 सीटें कही थी, एनडीए की 30 ही आई थी और 10 सीटें अपोजिशन की कही थी, और पप्पू यादव की भी एक निर्दलीय, उन्होंने छोटी पार्टी के जात के तौर पे चुनाव लड़ा, वो कहा था वही आई थी। बहरहाल, जो आपने कहा कि विवादास्पद तो कुछ भी नहीं था। किसी भी चुनाव के एग्जिट पोल का पहली उसका उद्देश्य होता है कि कौन सरकार बनाने की स्थिति में है। उसमें भी हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा, और एनडीए ने ही सरकार बनाई है। जहां तक ये भी उसमें कहा जाता है कि सीटें किसकी कितनी आएंगी, हमने कहा था 376 एनडीए की आएंगी से 400 तक, जो कि 293 एनडीए की आई।
अब अगर राहुल इजाजत दें तो मैं एक सवाल और पूछ दूं। आप ये बताइए, मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा बेवकूफ ये समझता हो, क्या महागठबंधन के फेवर में कोई एक स्वीप का कोई चांस नहीं देखते आप? नहीं, मैं चांस उस लिहाज से देखता हूं चीजों को कि परसेंटेज, देखिए हर चीज की संभावना होती है, हर चीज में तक सवाल उठता है कि कितनी संभावना है, उसको हम नंबर के नजरिए से देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा, स्वीप की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं कि देखिए 121 जो हमारी लोअर रेंज है, 122 सीटें भी आ गई, एक सीट ज्यादा, तो बीजेपी को बहुमत यानी एनडीए को बहुमत मिल जाता है। उस लिहाज से देखें तो 5% से 10% का चांस है कि हमारी लोअर टू लोअर रेंज आएगी। 90% चांस है कि जो ऊपर की रेंज है, 122 के बाद की रेंज है, उसके कहीं के करीब आंकड़ा बैठे। साथ ही साथ एक और जो दिलचस्प फाइंडिंग है प्रदीप जी की स्टडी की, वो ये है कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है एक्सिस माई इंडिया के डेटा में। बाकी लोग कह रहे थे कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहने वाला है, लेकिन प्रदीप गुप्ता को लग रहा है कि हो सकता है कि गठबंधन में आरजेडी सबसे ऊपर रहे। 76 सीटों तक आरजेडी की सीटें रहती है, 17 से 21 वो कांग्रेस का अनुमान लगा रहे। बीजेपी को केवल 50 से 56 और जेडीयू को उससे ज्यादा 56 से 62 का अनुमान है जेडीयू का, यानी कि नंबर 2 की पार्टी प्रदीप जी के हिसाब से है जेडीयू, बीजेपी नंबर 3 की पार्टी है। बाकियों ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया है। आपने क्या ऐसा देखा प्रदीप गुप्ता कि आपको लगा कि जेडीयू नंबर 2 रहने वाली है, आरजेडी नंबर 1 और बीजेपी नंबर 3? जहां तक आरजेडी का सवाल है तो हमको उस नजरिए से देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी 143 सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ रही है, तो सीधी सी बात है कि उसका जो भी स्ट्राइक रेट हो वो उसमें तो वो बेहतर ही दिखेगी। दूसरे तरफ जदयू, जेडीयू और बीजेपी दोनों के दोनों 101 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके हिसाब से आप सीटों में उसका परिवर्तन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 को यदि उस लिहाज से कहा जाए तो बोलने की बात होती है। दोनों और तीनों के बीच में फर्क जो है वो 2-4 सीट का इधर उधर हो सकता है कि दोनों की 56 भी आ जाए। आप वोट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी का भी हमारे पोल में 18% है और जेडीयू का भी 18% है, तो उसको मेरे हिसाब से उस नजरिए से देखा। जय मृग आपसे सवाल पूछेंगे। जय प्रदीप जी नमस्ते। मैं जब पूरी सैंपल साइज देख रहा हूं लगभग 42,000, और आपने कहा कि सारी 243 सीटों पर सर्वे हुआ है, मतलब लगभग औसतन एक सीट पे 172 से 173 172 टू 173 सैंपल्स हुए हैं। अब मुझे लगता है कि उससे 42,000 सैंपल से पूरा डायरेक्शन ऑफ द मैंडेट तो आपको परफेक्ट मिलेगा। यू कैन नॉट गो रॉन्ग। आई वुड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। 42,000 सैंपल्स इज ह्यूज इनफ टू गेट द डायरेक्शन करेक्ट। लेकिन जो सीट वाइज एस्टिमेट है उसमें यू थिंक 170 पर सीट इज इनफ? हैव यू नॉट स्प्रेड योर सैंपल वेरी थिन? आपको ज्यादा ही फैल नहीं गए? वो बहुत कम सैंपल है पर सीट का अनुमान लगाने के लिए। हमारे अनुभव से पर सीट लगभग 250-300 तक जाना पड़ता है, आप 170 पर सीट पे हो। सो डू यू थिंक देयर इज अ रिस्क ऑन योर एक्चुअल सीट टैली ओवर देयर, दो द वोट शेयर में बी राइट? जय भाई, ऐसा है कि हमारी स्टडी इतने सालों की है, करीब 12 साल के चलते हम ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, 13 साल टू बी प्रिसाइज। रह गई बात कि सैंपल साइज बड़ा हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतने स्टिपुलेटेड टाइम में पोस्ट पोल हम करते हैं, हम कभी भी एग्जिट पोल यानी कि जो वोटर निकल के आ रहा है पोलिंग बूथ से वो नहीं करते हैं, घर जाके करते हैं। तो इतने समय में जो संभव हो सकता है वो कोशिश करते हैं। अब उसको प्रैक्टिकली आपकी भाषा में बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, हम लोग की भी ये है कि दिस इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम। आपकी 6 बड़ी डेमोग्राफी है, जातिगत आधार पे भी देख लीजिए या आप एज ग्रुप वाइज भी देख लीजिए, ये बड़ी चीजें हैं। उसमें कम से कम एक कंसिस्टेंसी में या एक यूनिट, जिसको हम डेटा पॉइंट के आधार पे कहते हैं, एक यूनिट, यदि हम केवल 18 से 25 ग्रुप की बात कर रहे हैं एज की, तो वो एक ग्रुप, एक यूनिट हुआ। उसमें कम से कम 30 का सैंपल होना चाहिए विच इज कंसीडर एज रिपोर्टेबल। तो उसके हिसाब से 30 गुना 6 180 आता है। ठीक है। जो इस चुनाव में बड़ी बात निकल के आई पोस्ट पोल स्टडी में वो ये थी कि युवाओं ने काफी हद तक गठबंधन को वोट दिया। आइए उस डेटा पर एक नजर डालते हैं, फिर मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ गई हैं,
उनसे हम सवाल करेंगे कि क्या वाकई में जमीन पर इतना फर्क था, क्योंकि अगर आप 18 से 19 उम्र के जो वोटर्स हैं उस श्रेणी में देखें तो गठबंधन के हैं 46% वोट, एनडीए का है 37% वोट। लेकिन अगर आप 20 से 29 में देखते हैं तो 44% गठबंधन और 37% एनडीए, 7% का फर्क। जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, जो लोग 70 से ऊपर की उम्र के हैं उसमें गठबंधन का केवल 35% वोट और एनडीए का 51% वोट। यानी कि युवाओं में कहीं ना कहीं, जो कम से कम एक्सिस माई इंडिया के डेटा में निकल के आया है, वो ये है कि युवाओं में गठबंधन की तरफ रुझान था। जो थोड़े बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने लालू राज देखा था, आरजेडी का शासन देखा था, उनका झुकाव रहा है एनडीए की तरफ। मनीषा प्रियम, आप तो खुद बिहार से आती हैं, आप खुद जमीन पर बहुत स्टडी करती हैं, दौरे करती हैं, आपको भी लगा ये कि जो लोग थोड़े से उम्र दराज हैं उन्होंने देखा लालू का राज, वो डरे हुए थे? जो बहुत कम उम्र के युवा हैं, जो पहली दफा वोट डाल रहे हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको लग रहा है भाई हमने तो नहीं देखा, हमें तो ये लग रहा है कि बदलाव चाहिए। देखिए, युवा वर्ग एक बहुत लंबी कैटेगरी होती है। आपने सही तरीके से उसको दो भागों में बांटा है, कम उम्र के युवा और बड़े उम्र के युवा। तो कम उम्र के जो युवा हैं उन्होंने तो आपको स्पष्ट दर्शा दिया है, और प्रदीप जी की जो सैंपल हैं वो सीट वाइज होल्ड करें ना करें, छोटी पार्टियों के लिए भी कुछ उन्होंने जो सीट्स दिए हैं मैं उन पर नहीं सहमत हूँ उनसे, और वो असहमति के मेरे अनेक कारण हैं। लेकिन एक युवा वर्ग एज रेंज के लिए उनका डेटा होल्ड करता है, और कहीं ना कहीं जो अब नीतीश के शासन में स्कूल जा चुके, वो अब नौकरी की तलाश में गलियों में दर दर भटकते हैं और सस्ते दर के कोचिंग सेंटर्स में उलझ उलझ के सरकारी भर्ती ढूंढते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को ये मानना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि पक्की सरकारी भर्ती ये ढूंढते हैं युवा वर्ग, ये उनके फ्यूचर की इमेजिनेशन है। तो वहाँ पे एक आपको झटका मिलता हुआ दिखता है। जो सीनियर वर्ग है वो लालू शासन की वजह से नहीं, वो अब कुछ ना कुछ करके स्वरोजगार करता है, वो कोचिंग सेंटर चलाता है, वो कोई और छोटा मोटा चलाता है अपना रोजगार। तो वो राज्य से इतनी लड़ाई नहीं कर सकता, वो तो राज्य पे निर्भर है अपने रोजगार, उसको तो नौकरी मिली नहीं। तो सीनियर जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड जो है वो हार पाच के और वो बोलना शुरू करता है कि अच्छा अब यही चलने दो, कम से कम कुछ स्वरोजगार के लिए मिल जाएगा। कई कोचिंग सेंटर के लोग ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपने केसी सिन्हा का तो नाम सुना, मैं आपको श्रेष्ठ अकादमी के विपिन सर का बताती हूँ, जो एक गली के नाली के ऊपर बैठ के और इंग्लिश कोचिंग देते हैं और वो सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ाते हैं, वो भी महनार से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका तो साफ कहना था कि कोचिंग से हमें कुछ पैसा मिल जाता है, लेकिन हमें सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जो जदयू या भाजपा के से टिकतार्थी है, वो सीनियर जनरेशन का है, वो क्यों उनके खिलाफ रिवोल्ट करेगा? बेशक। तो युवा वर्ग में यदि छोटे एंट्रेंट्स को आप देखें, स्कूल लीवर्स को देखें, कॉलेज गोअर्स को देखें, तो उनके डिमांड्स कुछ अलग हैं, और उनके प्रति बीजेपी और एनडीए को और जदयू को एक तरह से अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। एक नजर डालते हैं कि पोल ऑफ पोल्स में जो औसत आया है वो क्या है, और प्रदीप गुप्ता और एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है वो क्या बता रहे हैं। तो आप तुलना कर पाएंगे दोनों चीजों की। अगर हम पोल ऑफ पोल्स को देखते हैं तो वो कह रहा है कि एनडीए 146 सीटों पर रहने वाला है, औसतन ये अनुमान निकल के आया है। गठबंधन का औसत है 92 सीटों का, जेएसपी का औसत एवरेज है, औसत आंकड़ा है 1। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि 121 से 141 सीटें एनडीए की, 98 से 118 गठबंधन की, और जेएसपी की 0 से 2। तो काफी फर्क है बाकी पोलस्टर्स में। और एक बार फिर से एक्सिस में इंडिया जो कह रहा है। अजीत झा आपसे सवाल करना चाहते हैं। अजीत। प्रदीप जी, अजीत झा बोल रहा हूं। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। 2-3 सवाल मेरे दिमाग में हैं। पहला सवाल यही कि जो 2% का ही महागठबंधन और एनडीए के बीच फर्क है, वो बहुत कम है, बहुत टाइट फाइट है। मुझे याद है कि आप एक बार तमिलनाडु का पोल किए थे तो वहां पर 1% का ही फर्क था, पर उल्टा आ गया था रिजल्ट। तो इसमें भी 2% का है मार्जिन ऑफ एरर, 3% प्लस या माइनस होता है। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये कहीं दूसरे तरफ ना चला जाए, 1% महागठबंधन के फेवर में। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जो 84% जो वोट है टोटल, वो बाइपोलर जा रहा है महागठबंधन और एनडीए के पास। तो जो अदर्स है वो 16% है। 16% में सीट जो है बहुत कम
आ रहा है आपके भी पोल में और पोल ऑफ पोल्स में भी। अब इंडिपेंडेंट्स हमेशा बिहार में जो मैं देखा हूं चुनाव, कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं। मुझे लगा था कि हम और राहुल गए थे सीमांचल घूमने, तो लगा था कि ओवैसी जी भी कुछ जीत सकते हैं, कुछ प्रशांत किशोर। तो मुझे सीट जो है ना अदर्स का वो बहुत कम लग रहा है, जबकि 16% वोट उनको जा रहा है। प्रदीप जी। जी बहुत अच्छा अजीत जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं कि जो पहला या दूसरा सवाल का पहले आंसर दे देता हूं। अदर्स वाला जो 16% है, तो बिहार में हमेशा से पिछले चुनाव की बात कर लें तो करीब 25%, 24 से 25% के आसपास अदर्स का आंकड़ा था, जिसमें एलजेपी के पिछली बार के 6% के वोट भी शामिल थे। उसमें ओवैसी की पार्टी भी आ गई, बीएसपी भी आ गई, वगैरह वगैरह सारे आ गए। होता यह है कि पिछले बार चुनाव में अदर्स का जहां तक आंकड़ा है, निर्दलीय और बहुत छोटी छोटी पार्टी के लोग, उसमें अभी बीएसपी शामिल नहीं है, एम शामिल नहीं है, यानी ओवैसी की पार्टी शामिल नहीं है, 2913 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 2913 लास्ट टाइम, मैंने उसको बोलचाल की भाषा में 3000 कर सकते हैं जस्ट डिस्कशन के हिसाब से। और इस बार जो है 1916 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 1009 यानी करीब करीब 1000 लोग कम उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। उसका आप यदि एवरेज पाएंगे कि एक जने को 2000 का वोट एवरेज मिलता है। दूसरी उसके उलट बात ये कि जो गठबंधन के जो दोनों गठबंधन हैं, एनडीए की भी बात कर लें तो उसमें 5 अच्छी खासी पार्टियों का समावेश है, चाहे कुशवाहा की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की हम की कर लें, और बाकी तो तीनों हैं ही, एलजेपी, जदयू और वो। दूसरे तरफ बात करें तो जो सारी की सारी लेफ्ट पार्टीज है, कहने को तो सीपीएम माले एक है और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका सबको मिला के एक भी माने तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि कम से कम 5 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बार के चुनाव में कम से कम एक बात ये क्लियर है कि जो ये 25 या 24-25 के आसपास आंकड़ा आता था, वो सब्सटैंशियली रिड्यूस होने वाला है। ये एक बात ऑन अकाउंट ऑफ प्योरली की गठबंधन, और दूसरी बात नंबर ऑफ वोटर्स ही कम लड़ रहे हैं। दूसरी जो बात है कही आपने कि दोनों पार्टी के बीच में 2% का बहुत कम आंकड़ा दिख रहा है, शायद वो बदल सकता है। उस शायद का सर आंसर ये है कि जहां तक सीमांचल का वोट है, पिछले बार भी 37 था, लेकिन सीटों के लिहाज से 15 सीटों का फर्क था दोनों गठबंधन, 110 और 125 सीटें। उस लिहाज से जब आप गठबंधन का वोट शेयर देखते हैं, क्योंकि वो सीमांचल में जब 50 और 60% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो वो बहुत बड़ी जीत के साथ आते हैं वहां पर, और जो वोट भी बढ़ते हैं। पिछली बार जो ओवैसी की पार्टी ने अच्छा खासा डेंट किया था, 5 सीटें जीती थी, इस बार 0 से 2 आती नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पोल में पिछली बार जो उनको सीटें, नंबर ऑफ वोट्स मिले थे, अब वो उसके आधे मिलते हुए दिखते हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं महिलाओं और पुरुषों ने एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है उसमें वोटिंग किस तरह से की। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां युवाओं का झुकाव लग रहा था गठबंधन की तरफ, वहीं महिलाओं में आप देखते हैं कि एनडीए की बड़ी लीड है। 45% महिलाएं बता रही हैं एक्सिस माई इंडिया की टीम को कि वो एनडीए को वोट दे रही। केवल 40% महिलाओं ने गठबंधन को वोट दिया, यानी कि 5% वोट्स का एक बहुत बड़ा फर्क। अगर आप पुरुषों के बीच देखते हैं तो गठबंधन का वोट शेयर 42% है और एनडीए का 41%, यानी 1% बढ़त गठबंधन को है। यानी कि यह कहना क्या ठीक होगा कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी 14 तारीख को जीतते हैं तो महिलाओं ने ही नीतीश कुमार और बीजेपी की नैया पार लगाई बिहार में? राहुल, इसमें 1% भी शक या सवाल नहीं है। महिलाओं के इस वोट के चलते ही एनडीए की जीत संभव हो पा रही है, नहीं तो यदि केवल पुरुषों के बीच में चुनाव होता तो शायद एनडीए पीछे रह जाता। ठीक है, अगला सवाल लेंगे प्रोफेसर बद्री नारायण से। हाँ प्रदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जो पूरा अभी तक एग्जिट पोल आए हैं उससे 2 ट्रेंड दिखाई पड़ता है। एक जिसमें कि क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है एनडीए गठबंधन को, काफ़ी अंतर है दोनों में। दूसरे में आप लोग 1-2 लोग पोलस्टर्स ऐसे हैं जो क्लोज कॉन्टेस्ट दिखा रहे हैं, और ये थियरी इस बात पे भी टिकी हुई है कि ये सीट टू सीट इलेक्शन है। कई बार ये भी कहा गया क्लोज फाइट्स है। तो सीट टू सीट इलेक्शन में क्या प्रो इनकम्बेंसी आपने देखा एनडीए के लिए, यानी नीतीश जी के लिए, और
बीजेपी के लिए। लेकिन क्या आपने ये भी देखा कि कैंडिडेट्स के खिलाफ सीट जो खास करके जो पार्टी पावर में है या जो भी एमएलएज हैं उनके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई पड़ रही है या नहीं दिखाई पड़ रही है? अगर सीट टू सीट इलेक्शन है तो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी यहाँ भी वर्क करेगा, क्योंकि इसका मतलब कि फिर ये एक जो पूरे स्टेट वाइज एक बिगर नैरेटिव है उसके भीतर एक कहते हैं प्याज के भीतर प्याज होता का एक छिलका होता है, ये छिलका एंटी इनकम्बेंसी का कैसे काम कर रहा है इसको भी शायद देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा बद्री जी आपने कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी लोकल एमएलए के ऊपर हमेशा से रहती है, मोस्टली रहती है, बट सवाल आता है कितनी है। एक एंटी इनकम्बेंसी इतनी होती है कि चाहे जो पार्टी से भी ये खड़ा हो, हमने तो इसको वोट नहीं कर, माने एक्सटेंट उसका एकदम हाई होता है, जिसको आप एक्स्ट्रा सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। दूसरा होता है यार ये कोई काम किए नहीं है, लेकिन ठीक है अब ये वोट तो हम दूसरे गठबंधन को दे नहीं सकते तो इसको ही देना पड़ेगा, तो दे देते। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो ये होती है कि यार ये एमएलए ठीक है, सज्जन आदमी, ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इस तरह की 3 तरह की कैटेगरी होती है। तो जो पहली कैटेगरी है उस एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लोकल एमएलए, वो करीब करीब 30% के आसपास होती है। दूसरे जो बीच वाले होते हैं वो करीब करीब 40 से 50% के आसपास होते हैं। और अच्छी कैटेगरी वाले जिसको बोल सकते हैं ना कि पॉजिटिव प्रो इनकम्बेंसी वाले एमएलए, वो करीब करीब 20% के आसपास ही होते हैं। करीब करीब ये फिनोमेना हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में लागू है। इस सर्वे में जातीय समीकरण जो उभर के आया, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर कुछ और सवाल लेंगे प्रदीप गुप्ता से। अगर हम जातियों के ब्रेकअप को देखते हैं तो बहुत साफ हो जाता है कि यादवों और मुसलमानों के बीच में खासतौर से गठबंधन के तरफ एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन बिहार में देखने को मिला। 90% वोटर जो थे, जो कि यादव कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने गठबंधन को वोट दिया। 79% जो मुसलमान थे उन्होंने वोट दिया गठबंधन को। अगर हम उसी तरह जो अपर कास्ट है उन पर एक नज़र डालते हैं, ब्राह्मणों में, राजपूतों में, भूमिहारों में, वहाँ पे 60 से ज़्यादा % वोट पड़ा एनडीए के पक्ष में, बहुत कम वोट पड़ा गठबंधन के लिए। लेकिन अगर आप ब्राह्मणों में और राजपूतों में देखते हैं और भूमिहारों में देखते हैं तो 9%, 5% और 8% वोट पड़ा प्रशांत किशोर के पक्ष में। यानी कि ये काफ़ी हद तक इस डेटा से साफ हो जाता है कि अगर प्रशांत किशोर 14 तारीख को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका ज़्यादा वोट यादवों से नहीं आ रहा, केवल 1% यादवों से आया है, मुसलमानों से केवल 2% वोट आया है, एसटी तो खैर बहुत कमी है, लेकिन ज़्यादा जो उनका वोट आया है वो आया है अपर कास्ट से। यानी कि प्रशांत किशोर आपके डेटा के हिसाब से जितनी भी चोट पहुंचा रहे हैं, जो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एनडीए को ज्यादा पहुंचा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता, एंड आई हैव अ फॉलोअप क्वेश्चन। जी, तो ऐसा है, जो प्रशांत किशोर को 4 वोट % मिल रहे हैं, यदि आप उसको 100 माने, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स उनको मिलेंगे, उसका करीब करीब 70 से 75% वोट जो है वो एनडीए ग्रुप का आ रहा है कास्ट के हिसाब से, और करीब 12% वोट जो है वो महागठबंधन का आ रहा है, और 13% जो है वो अदर्स का आ रहा है। इसी बस एक चीज ही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, और आपको हमेशा क्यों बिहार कहते हैं कि जातिगत के आधार पे वोट देता है और इतना एविडेंट है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये जो 24 से 25% वोट आते रहे अदर्स के, अब इस बार जितने आएंगे हम उसकी कल्पना और चर्चा करेंगे, ये उन्हीं छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के आते हैं कि वो उस जाति को बिलोंग करता है तो वो वहां पर वोट करते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, हाँ, बड़ी संख्या जो है, सब्सटैंशियल चंक जो है वो एनडीए के वोट की तरफ से आ रहा है, और छोटी और माइनर वोट जो है अदर्स और महागठबंधन। यानी अगर 4 वोट पड़े हैं तो 3 आ रहे हैं एनडीए के खाते से, 1 वोट आ रहा है गठबंधन से। ऋषि मिश्रा आपसे सवाल पूछेंगे। जय, एक सेकंड ऋषि। दो सवाल हमारे हैं प्रदीप जी। एक तो युवाओं को लेकर जो आपने कहा है, बिहार युवा प्रदेश है, 58% आबादी जो है युवाओं की है, जिसकी उम्र 25 साल से कम है। तो आपके जो एग्जिट पोल है उसमें दिखा रहे हैं आप कि युवाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव के प्रति अधिक है, लेकिन जो टैली आप दिखा रहे हैं उस टैली में महागठबंधन तो एनडीए से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक सवाल, दूसरा सवाल इसमें एक और है कि बीजेपी का वोट ट्रांसफ़र तो हो रहा है, कास्ट के आधार पर देखें तो बीजेपी का वोट अपर कास्ट का जेडीयू को ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है कुशवाहा कुर्मी का कई क्षेत्रों में, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे रहा हूँ,
कुशवाहा कुर्मी का वोट जो है बीजेपी कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक उसी प्रकार पासवानों का वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुर्मी का वोट एलजेपी के कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो क्या इसका रिफ्लेक्शन सीटों के जो नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये कुछ सीटों पे हो सकता है। कुछ सीटों के ऊपर कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए जातिगत आधार पर ये जो परिवर्तन आप कह रहे हैं हो सकता है। बट हमको बाय एंड लार्ज जब पूरे स्टेट की बात करते हैं तो जो जहाँ तक वोट ट्रांसफर की जो बात है, आज के ज़माने में, कम्युनिकेशन के ज़माने में, ये सब पुरानी बातें हो गई कि हम ये जाति अमुक जाति इसको वोट करेगी ही नहीं। उसके कुछ कुछ लोकल स्तर के ऊपर कारण होते हैं, लोकल आपसी तनाव और आपसी जो भी उनके बीच के समीकरण होते हैं। बट पूरे प्रदेश की बात करें तो जो आपको हर एक जातिगत के हिसाब से बताया गया है वोट की, पासवान किसको वोट करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, कुर्मी कुशवाहा कितनी मात्रा में करेंगे। जैसे मैंने बताया, हमारी मेथोडोलॉजी हर सीट पे जाते हैं, तो हमारे सामने वो समस्या नहीं है कि अमुक अमुक जाति का लेके उसको प्रोजेक्ट कर दिया ओवरऑल सीट के ऊपर। तो हमारे सर्वे में और हमारी मेथोडोलॉजी में इस बात की कहीं कोई फर्क पड़ने की गुंजाइश ही नहीं। जय मृग आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जय, इसमें सर एक सवाल और है मेरा कि सर आप जो कह रहे हैं कि ये मतलब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर जेडीयू नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी कैसे है आपके टैली में? यदि बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो रहा है, जेडीयू का वोट नहीं, दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट कैसे है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट? मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पहली चीज तो दोनों ने करीब करीब बराबर सीटों पे चुनाव लड़ा है। कौन सी सीट के ऊपर कौन सा उम्मीदवार मजबूत है कई मायनों के अंदर, और दूसरी बात यह कि वहाँ के जातिगत समीकरण क्या है, एमवाई का समीकरण कितना है, टोटल परसेंटेज वोट कितना है, और बहुत सारी स्थानीय वजह होती हैं। ये वजह कभी नहीं होती कि पासवान एनडीए को या जेडीयू को वोट करेंगे ही नहीं, ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं। प्रदीप जी, इससे ही लगे 2 सवाल, क्योंकि बहुत करीब का चुनाव है। आपके सर्वे के अनुसार 2% का फासला है दोनों में, तो बहुत सी सूक्ष्म बातें, लॉट ऑफ डिटेल्स, लॉट ऑफ डेविल लाइज इन द डिटेल्स। ऐसे 2 प्रश्न हैं मेरे पास इससे ही जुड़े हुए। फर्स्ट, यहां पे हमने यादव एंड नॉन यादव ओबीसी ऐसा वोट शेयर दिया, क्या महागठबंधन का M2Y चला है? क्या मल्ला वोट यादव वोट की तरफ पोलराइज होके एमजीपी की तरफ गया है? वो मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, ये केवल हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए है, आपने प्रशांत किशोर के वोट शेयर को 4% एस्टिमेट किया है, 4%। वो कितना, एज अ सेफोलॉजिस्ट एंड योर एक्सपीरियंस, वो कितने वोट शेयर अगर उसका होता 6 या 7 जिसपे बाजी पलट जाती? ये दोनों चीजें इंटरेस्टिंग होगी जानने को। 8% में बाजी टोटल दूसरी पिक्चर नजर आई होती। अच्छा, और M2Y हुआ है, नहीं हुआ है? राहुल सर, M2Y का सवाल जो हुआ है, जो आपको देख पा रहे हैं कि जहां तक आप मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, वो 80 और 90% जो वोट मिल रहे हैं, एक तरफा एक मुश्त वोट मिल रहा है। पूरे के पूरे MY ने ये बिल्कुल तय किया हुआ है जमीन पे, इसलिए ओवैसी की पार्टी भी इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। इसी के चलते आप देख पा रहे हैं जो इवन मुसलमान का वोट आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा महागठबंधन के संदर्भ में वो। लेकिन मुकेश सहनी क्या उसी मात्रा में अपना वोट लेके आए हैं? मुकेश सहनी, क्योंकि बहुत करीब का चुनाव है। सवाल है, देखिए, मुकेश सहनी का सवाल है, जहां तक मल्ला कम्युनिटी का सवाल है, केवल मल्ला 46% मिल रहा है एनडीए को और 40 मिल रहा है महागठबंधन को। हाँ, ये 4% मल्ला वोट में ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा, यानी 60-40 का मामला हुआ है। 60% बढ़ गया है, पूरा एक तरफ वो कैरी नहीं कर पाए। अगर शिक्षा के हिसाब से बिहार में जो एक्सेस माई इंडिया का सर्वे आया है उसको देखते हैं तो देखते हैं कि जो कम शिक्षित लोग हैं उन्होंने ज्यादा वोट दिया है एनडीए को। 43% वोट पड़ा है एनडीए के लिए, 42% पड़ा है गठबंधन के लिए। हैरानी की बात यह है कि जो पेशेवर डिग्री लेके पाए हैं, मतलब कम से कम मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि 39% एनडीए के लिए बनाम 42% गठबंधन के लिए। और उसी तरीके से अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनमें देखते हैं तो 41% वोट पड़ा है गठबंधन का, 38% वोट आपके सर्वे में पड़ा है एनडीए का। साधारण तौर पर प्रदीप गुप्ता, धारणा यह रहती है कि जो ज्यादा शिक्षित हैं वो एनडीए को या बीजेपी को वोट देते हैं
और जो कम शिक्षित हैं वो उनका वोट ज्यादा आरजेडी के तरफ पड़ता है। लेकिन आपका पोल तो बता रहा है कि इस दफा जो लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं उनमें आपके सर्वे में गठबंधन को ज्यादा वोट पड़ा है। ये क्या हो रहा है? राहुल, तो हर पिच हर मैच के हिसाब से अलग होती है, कहीं स्पिनर चलते हैं, कहीं पर फास्ट बॉलर चलते हैं। बहरहाल जहां तक इसकी बात है, देखिए दोज आर द वंस हु आर मोर एस्पिरेंट, उनकी संख्या देखिए कितनी है कि 3% पोस्ट ग्रेजुएट और करीब करीब प्रोफेशनल 3% और ग्रेजुएट्स 15%। तो उनके एस्पिरेशनल वैल्यू, उनकी उम्र के हिसाब से भी उसको देखा जाना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जहां तक आप उसको उस हिसाब से देखिएगा कि बिहार ये जो सैंपल साइज है उसी हिसाब से आता है। मैं एक ही सेकंड में आपको बताऊं, जो स्कूल नहीं गए 27%, 20 से जो गए ही नहीं स्कूल, जो 9th क्लास तक गए 22%, यानी कि ऑलमोस्ट 49% इधर हो गया। उसके बाद जो 10वीं पास है वो 17 और जो 12वीं तक पास है वो 12। रेस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री के जो लोग हैं करीब 22% रह गए। तो अब 22% में जो जो आज की डेट में मौजूदा एज ग्रुप मौजूद है और जो सैंपल लिया गया है, इसमें बड़ी संख्या नेचुरली यूथ और उसके इर्द गिर्द ली गई है। अब तो 40 साल की उम्र की बात कर लें तो उसके लिहाज से आप ये जो उनकी ज़रूरतें, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, जो दूसरा वर्ग है उसके मुकाबले डिफरेंट है। उस वर्ग में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि 80% जो वोट पड़े हैं उनका जीवन गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड मनीषा करता है। प्रेम, इस सर्वे में ये बात भी निकल के आ रही है कि महिलाएं एक तरीके से सबसे बड़ा कारण बन गई हैं जीत और हार का। अगर एनडीए जीतती है ये 2025 का बिहार का चुनाव तो महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और ये पहला चुनाव है बिहार का जहां पर महिलाओं की संख्या जिन्होंने वोट डाला वो पुरुषों से ज्यादा है। इसको मनीषा प्रियम आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये निश्चित तौर से जिन्होंने ज्यादा मत दिया है, जो भी जीतेगा या हारेगा उसका कारण अब महिलाएं बनेगी। तो आज तो हम ये तय नहीं कर सकते कि ये जीत रहा है या ये हार रहा है। अभी हमको एनडीए का एडवांटेज दिख रहा है, जो कि मुझे दिखा था जमीन पे भी, और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी। आप इस बात को समझ के चलिए कि महिलाओं में भी युवा वर्ग है, देयर आर यंगर गर्ल्स, देयर इज कास्ट। तो महिलाओं का एक मुश्त एक तरफ मत गया है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मर्द और युवा जो है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्लूरल पॉलिटिकल सोसाइटी बिहार में रही है। इस बार चुनाव एक टफ लड़ाई है और उसमें एक जादू मंत्र महिलाओं के हाथ में दे देना जो है, स्वीप रहता 200 सीट आ रही होती, 160-70 सीट आए अगर यदि, तो तब आप कहिएगा कि महिलाओं की आंधी है। लेकिन अगर वैसा होता हुआ नहीं दिखता है तो हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। महिलाओं की आइडेंटिटी मल्टीपल होती है और जितना आप सोचते हैं उतनी स्वच्छंद बिहार की महिलाएं हैं भी और नहीं भी हैं। रीजन वाइज उनका बहुत डिटर्मिनेंट है कि सेंट्रल और साउथ बिहार में बहुत फ्री हैं, women are very free in those areas. In parts of Mithilanchal etc., Muzaffarpur, not as free. In Simanchal, religion definitely plays a very important role. एक नजर डालते हैं।